जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये मॉडल पेपर नंबर 12 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो एग्जाम में सीधा का सीधा आएगा। एग्जाम आपका दोस्तों कब से 16 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, तो आप 16 मार्च से पहले ही पेपर देख लो कि कैसा आने वाला है एग्जाम में। तो पूरा पेपर इसी प्रकार से देखने को मिलेगा दोस्तों। तो पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सारे क्वेश्चन आपको अटेंड कर लेने, बिना स्किप के पूरी क्लास अटेंड कर लो। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? शूद्रक, अश्वघोष, बाणभट्ट या कलहण? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका सही जवाब आएगा शूद्रक दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेके आऊँ। कितने? आज तो संख्या भी ज्यादा कर दी मैंने, टॉप 50 क्वेश्चन है भाई। ये 50 के 50 क्वेश्चन अटेंड कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। हर घर जल गांवों में पेयजल सेवाओं का आकलन करने के लिए जल सेवा आकलन जल सेवा आकलन पहल किसने शुरू की है? भूपेंद्र यादव ने, हरदीप सिंह पुरी ने, CR पाटिल ने या गजेंद्र सिंह शेखावत ने? सही जवाब क्या आएगा? CR पाटिल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पाइका नृत्य निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? केरल, बिहार, झारखंड या मेघालय? तो आप वो गुरुजी, ये ऑप्शन नंबर सी झारखंड में किया जाता है। अगला प्रश्न, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से? बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। बताइए इनमें से क्या ऑप्शन होगा। मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखा करूंगा। ठीक है, सही जवाब आ जाएगा कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, देखो इन 50 में से आप कितने क्वेश्चन लगा पाओगे आज की क्लास में, वो कमेंट जरूर करना। और अगर चैनल पर नए विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाने वाला पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो ये जो पोंगल त्योहार है मेरा तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंक क्या है? इंपोर्टेंट है, सभी विद्यार्थी बताएं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी टिक कर रहे हो तो सही जवाब है 118वीं रैंक है। अगला प्रश्न दोस्तों, आज की वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? हान हो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी या दामोदर नदी? तो आप सभी को पता है बिहार का शौक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बताइए। क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस या बैडमिंटन? तो थॉमस कप दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है और पुरुष में ये दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से जुड़े हैं? बताइए। हॉकी, देखो आंसर में पहले ही बोल देता हूं, हॉकी होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सारे ऑप्शन नहीं बोला करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर पे टिक करूंगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं का साक्ष कितना प्रतिशत है? बहुत ही इंपोर्टेंट था दोस्तों। 2011 की जनगणना से 100% क्वेश्चन आएगा, पंचवर्षीय योजना से भी 100% क्वेश्चन आएगा। तो याद कर लेना ये दोनों टॉपिक। हालांकि मैं क्वेश्चन करवाते रहूंगा भाई। 16 मार्च को पेपर है, आप लोगों को पता है ग्रेजुएशन वालों का सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। मैंने आपके लिए 7 बजे भी क्लास कर दी है मैथ और रीजनिंग की, और 8 बजे पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। सही जवाब 48.5%। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम था? बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा? तो आंसर आएगा दमन और दीव। कितना था मेरे भाई? 618 था। कितना था? 618। अगर आपको एग्जैक्ट डाटा पूछे तो आप ये भी टिक कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है? शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार। दोस्तों ये जो मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के दोस्तों, कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के दोस्तों। सीखिए, CP राधाकृष्णन दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों। उपराष्ट्रपति कौन है भाई? 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने भारत के। यहाँ पर लिख लो उपराष्ट्रपति। वो भी कितने नंबर के? 15वें नंबर के। एग्जाम में पूछेगा, आपसे पूछेगा कि ये जो CP राधाकृष्णन जी हैं, ठीक है, ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने भारत के। ध्यान रखना। बाकी राष्ट्रपति कौन है आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति दोस्तों आर्टिकल 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। विनय कुमार सक्सेना दोस्तों ये दिल्ली के उपराज्यपाल है। कहाँ के? ये दिल्ली के उपराज्यपाल है। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, जो कहाँ के हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? कविंदर गुप्ता, विनय कुमार सक्सेना, अजय कुमार भल्ला साहब या मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान? अजय कुमार भल्ला साहब दोस्तों, अजय कुमार भल्ला साहब नागालैंड और मिजोरम के हैं दोस्तों। ठीक है, नागालैंड और मणिपुर के, सॉरी नागालैंड और मणिपुर के। तो कविंदर गुप्ता इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा आप लोग।
लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? शानदार सा क्वेश्चन है। हालांकि लोकसभा का गठन दोस्तों अनुच्छेद किस में होता है? अनुच्छेद 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 कौन सा? 80 की 81? अनुच्छेद 81, ठीक है। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। तो 25 आयु तो होनी चाहिए भाई, 25 यहाँ पे, ये सी वाला ऑप्शन, यहाँ पर सी वाले को ऑप्शन को टिक कर लोगे, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल क्या, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? अंकिता रैना, अनाहत सिंह, दीपिका पल्लिकल या कोई नहीं इनमें से? सही जवाब अनाहत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के लिए अंडर 15 बालिका एकल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? बताएंगे इसका आंसर सभी विद्यार्थी? सही आंसर होगा दिव्यांशी भौमिक। देखो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ऑप्शन ना बोलूँ, पर क्या करें, अपने आप ही निकल जाते हैं। वो क्या डेली प्रैक्टिस है ना ऑप्शन ही की, तो इस वजह से ऑप्शन ही निकल जाते हैं, है ना। तो पूरी कोशिश करूंगा ऑप्शन ना बोलूँ, डायरेक्ट आंसर पे टिक करूँ, ताकि समय बचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएं कम समय में। बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल का संबंध किस खेल से है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बटरफ्लाई का ये इसका संबंध है दोस्तों तैराकी खेल से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में ही किस राज्य के जीजामाता महिला सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया? ये एकदम शानदार क्वेश्चन है करंट अफेयर का। तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर दोस्तों शानदार सा क्वेश्चन है, हाल में ही किस संगठन ने कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जारी की है दोस्तों? तो ये बिल्कुल विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक आप कहोगे, ठीक है। अगला प्रश्न, शिवाजी द्वारा लगाया गया वह अतिरिक्त कर कौन सा था जो चौथ के रूप ऊपर लिया जाता था? ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहां से आप क्या टिक करोगे? सरदेशमुखी टैक्स। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सरदेशमुखी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी और मुगलों के बीच 1665 में कौन सी संधि हुई थी? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, शिवाजी और मुगलों के बीच में। तो दोस्तों मुगलों की तरफ से कौन आया था दोस्तों, बताइए, किसी को पता है क्या? शिवाजी और मुगलों की तरफ से दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह आया था, ठीक है। और शिवाजी किस राजा के समकालीन थे दोस्तों मुगल में? तो वो है औरंगजेब। तो औरंगजेब के समकालीन थे ये, ठीक है। वो आना चाहिए था दोस्तों औरंगजेब को, लेकिन औरंगजेब की तरफ से आया कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है। तभी पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में। भगोरिया महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य की भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बताइए कमेंट बॉक्स में। सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किस त्योहार के दौरान नवाखानी मनाई जाती है जिसमें नया अन्न ग्रहण किया जाता है? ये एकदम बेहतरीन है, बताएंगे आप लोग। किस त्योहार के दौरान नवाखानी मनाई जाती है दोस्तों? तो ये कर्मा पर्व के बाद मनाई जाती है। अगला प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? 130वीं। आंसर ही टिक कर दिया मैंने तो भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय ओलंपियन कौन थे? बताइए। अब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना, अब उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्या आएगा? अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर सी इसका लॉक कर लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न, सारे क्वेश्चन आज आपको अटेंड कर लेने दोस्तों, 50 के 50 हो, ठीक है। बहुत मेहनत करी इस कंटेंट को बनाने में, तो आप पूरी क्लास अटेंड करें, सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले ही मैंने कह दिया स्टार्टिंग में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के किस राज्य में, किस जिले में स्थित है? पुरी, कटक, संबलपुर या कोरापुट? सही जवाब आएगा कटक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर। सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में पहली बार कबड्डी को कब शामिल किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, बताएंगे कमेंट बॉक्स पे। 1990 इसका सही जवाब है। भाई चीजें क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन 30 बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब गज सिम्हा हो जाएगा, डी ऑप्शन। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31वां बताइएगा आप लोग, 2025 की पदक तालिका में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स से, हाँ, किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? शीर्ष स्थान हासिल किया है दोस्तों, बताइए, सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो यहां पर महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना कब स्टार्ट की गई थी? ये इंपॉर्टेंट है, किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं या 10वीं? तो ये हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। जनवरी 2025 में किस देश
ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है? बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। चीन, भारत, ब्राजील या नेपाल? बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राजील आपको टिक करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। घूमर, कालबेलिया और चांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? ये इंपॉर्टेंट है, बताएंगे सभी विद्यार्थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न, भांगड़ा और गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? देखो आंसर करते जाओ और बढ़ते जाओ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है भाई? भांगड़ा और गिद्धा दोस्तों पंजाब में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, छपेली किस राज्य का एक लोक नृत्य है दोस्तों? अब यहाँ की मैं कुछ चित्रकलाएं और दिखा देता हूँ। पहले तो आंसर टिक लो, हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ की कुछ इंपोर्टेंट चित्रकलाएं हैं दोस्तों, कुछ इंपोर्टेंट चित्रकलाएं भी लगे, यहाँ ध्यान रख लो दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चित्रकलाएं मैं लिखवा देता हूँ, चित्रकलाएं दोस्तों मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ, इंपोर्टेंट पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहली चित्रकला बहुत बार पूछी गई है, जिसका नाम है अरोफ। अरोफ, अरोफ बहुत बार पूछी गई है, अरोफ, ठीक है। और आप ध्यान रखोगे अरोफ पहाड़ी, अरोफ पहाड़ी। और ध्यान रख सकते हैं गुलेर, गुलेर चित्रकला, गुलेर। और एक और लिख लो कांगड़ी। ये 4 चित्रकलाएं ध्यान रखना, ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश की इंपोर्टेंट चित्रकलाएं हैं, अरोफ पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा। और क्या नाम है, अपने बिहार की भी कुछ इंपोर्टेंट चित्रकलाएं हैं, जैसे गोदान हो गई, अलीपन हो गई, मैथिली हो गई। ये सारी चित्रकलाएं कहाँ की हैं? बिहार की हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बास्केटबॉल? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? सितार, सारंगी, बांसुरी या वायलिन? बताइए। सही जवाब हो जाएगा बांसुरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ये एकदम शानदार सा क्वेश्चन है। देखो अल्लाह रखा खां का संबंध तबला वादक से, याद रखना एग्जाम में पूछेगा। अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां आपको याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां दोस्तों शहनाई बजाते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आरबीआई के, ठीक है दोस्तों। इसमें ऑप्शन में नहीं है, मैं लिख देता हूं, संजीव कुमार हसंदा। यहां पे लिख लो, आंसर लिख लोगे संजीव, संजीव कुमार हसंदा, संजीव कुमार हसंदा। ये नाम आप लोग याद रख लोगे, ठीक है, ये याद रख लोगे दोस्तों, ठीक है। अब यहीं पर दोस्तों आरबीआई की स्थापना पूछ लेगा, 1 अप्रैल 1935। यहीं पर लिख लो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर है दोस्तों? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? प्रेजेंट में मुंबई में। दोस्तों 1937 में इसका हेडक्वार्टर स्थानांतरित हुआ था, पहले कोलकाता था, उसके बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर स्थानांतरित होकर मुंबई कर दिया गया। इसका राष्ट्रीयकरण ध्यान रखना दोस्तों 1949 में हुआ था दोस्तों, है ना, नेशनलाइजेशन, एग्जाम में पूछता है। तो फिलहाल इसका आंसर जो होगा दोस्तों संजीव, यहाँ पर लिख लो क्या आंसर होगा इसका? संजीव कुमार हसंदा, ठीक है। इनमें तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपको संजीव कुमार हसंदा टिक करना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने अपने गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? बताइए। इंद्रनील भट्टाचार्य, श्रीनिवास इजेंटी, अनीश दयाल सिंह या डॉक्टर गीता वाणी रायसम? सही जवाब होगा डॉक्टर गीता रानी वायसम। अगला प्रश्न देखेंगे, सही है ना? कुछ लग रहा है मिस्टेक? हाँ लग रहा है मिस्टेक, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन करोगे भाई, बी है ऑप्शन, डी नहीं होगा। श्रीनिवास एजेंटी आपको टिक करना है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। माफी चाहूंगा, रॉन्ग हो गया वो वाला, ठीक है, बी ऑप्शन टिक करना है आपको यहाँ पर। ये क्वेश्चन बताइए, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? ये एकदम शानदार क्वेश्चन, बताइए कमेंट बॉक्स में। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन बनी है? बताइए। इसका अगर आप डी ऑप्शन टिक करोगे तो बिल्कुल सही है, गीता वाणी रायसम, ठीक है, डॉक्टर गीता वाणी रायसम आपको टिक करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी ऑप्शन, क्या टिक करना है? डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। ये एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो आर्टिकल 16 याद रखना, लोक नियोजन यहाँ पर देखने को मिलता है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। यहाँ पर लिखोगे लोक नियोजन, ठीक है विद्यार्थी। और यहाँ पर अस्पृश्यता से संबंधित आर्टिकल है, अस्पृश्यता, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।
अस्पृश्यता, ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 18वां उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ये आर्टिकल भी याद रखना, बहुत पूछा जाता है, उपाधियों का अंत, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। फिलहाल इसका जो आंसर रहने वाला है वो आर्टिकल 21 का ए आपको टिक कर लेना मेरा, ठीक है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कौन सा अनुच्छेद उपचार प्रदान करता है? बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे इसका आंसर। देखो यहाँ पर आंसर होगा आर्टिकल 32, यहीं पर लिखेंगे। इसमें क्या है दोस्तों बताइए, किसी को पता है क्या इसमें क्या है? संवैधानिक औपचारिकों का अधिकार है ना, संवैधानिक औपचारिक अधिकार। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, संवैधानिक, ताकि जो पीडीएफ से पढ़ेंगे उनको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। संवैधानिक औपचारिक अधिकार। और यहीं पर एक बात और क्लियर कर लेनी है, औपचारिक अधिकार, ठीक है, यहीं पर एक बात और क्लियर कर लो दोस्तों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि सर्वोच्च न्यायालय है वो ऐसे वो कौन सा आर्टिकल है संविधान का, वो कौन सा अनुच्छेद जिसके तहत रीट जारी करता है, तो इसी के तहत रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को मैं एस और सी से डिनोट कर रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है दोस्तों 5 प्रकार की, ठीक है, रीट जारी करता है, रीट जारी करता है। और जो हाई कोर्ट है वो 226 आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है। तो ये कुछ बेहतरीन और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, जजिया कर दोबारा लागू किया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सही जवाब आएगा औरंगजेब दोस्तों, औरंगजेब आपको याद रखना है, औरंगजेब ने वापिस जजिया कर लागू किया था दोस्तों, एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछा भी क्वेश्चन है ये। किसी देश की औसत आय को क्या कहा जाता है? कुल आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, या सकल घरेलू उत्पाद? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। किसी देश की औसत आय को क्या कहा जाता है? बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। अगर आप प्रति व्यक्ति आय टिक करें तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत में जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? यहां पर मेरे 2 ऑप्शन आ गए, 2 ऑप्शन आ गए, इसको अपन स्किप कर लेते हैं क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने और रखा है दोस्तों आप लोगों के लिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, ये रहा आ चुका है, वो क्या 2 बार टाइप हो गया था मिसप्रिंट। भारत में जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आंसर आएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लॉक करना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएंगे फिलहाल। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होती है दोस्तों? यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हैं आर्टिकल्स जो आपको करवा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, आप याद रखोगे, बहुत बार पूछा गया आर्टिकल है, क्षमादान शक्ति, यहाँ पर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है दोस्तों, ठीक है। और आर्टिकल 356 में क्या, राष्ट्रपति शासन है, यहाँ पर लिख लो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 123 के तहत क्या करता है दोस्तों? अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी। ये कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल है जो याद होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे प्रश्न का आंसर रहेगा वो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, हमने आर्टिकल 61 के तहत पढ़ी है दोस्तों, ठीक है। अब इस महाभियोग प्रक्रिया को इंग्लिश में इम्पीचमेंट सिस्टम कहते हैं और हमने इसको यूएसए के संविधान से बोरो किया, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो राष्ट्रपति से रिलेटेड एग्जामिनर पूछता है बार बार, ठीक है। आशीष नेथानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया? किस उच्च न्यायालय को? बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय? बताएंगे सभी जवाब, इसका क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय। ये क्लास का अंतिम प्रश्न जो 50वां, मैंने आपको कहा था ना कि मैं 50 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको आज की क्लास में। समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, समवर्ती सूची। बताइए दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी लिया, क्या लिया? डीपीएसपी। अब मैं बात करूं डीपीएसपी की तो इस संविधान के भाग 3 में, किसमें दोस्तों? भाग 3 में दोस्तों, संविधान के भाग 3 में है दोस्तों, ठीक है। और हमने ये आयरलैंड के संविधान से लिए, ठीक है। अब आपको पूछेगा एग्जामिनर कि हमने समवर्ती सूची, जिसको आप इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, ये हमने किसके संविधान से लिए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए मेरे भाई। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अब आपसे ये क्वेश्चन और पूछेगा संशोधन प्रक्रिया, यहीं पर मैं लिख देता हूँ लगे हाथ, संशोधन प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया यहीं पर लिख लेता हूं मैं, संशोधन प्रक्रिया। ये जो संशोधन प्रक्रिया है मेरा, ये जो संशोधन प्रक्रिया है ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए, लिख लो लगे हाथ, एग्जामिनर पूछता है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए। अब आपसे ये भी पूछेगा कि ये जो संशोधन प्रक्रिया है ये हमने किस अनुच्छेद के अंदर पढ़ी है दोस्तों, तो यहीं पर आपको अनुच्छेद भी ध्यान रखना है मेरे भाई, अनुच्छेद भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 368। कौन सा अनुच्छेद है मेरे भाई? आर्टिकल 368 के तहत दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संशोधन प्रक्रिया ली है दोस्तों, ठीक है, जिसमें संसद को संशोधन करने की पावर प्राप्त है दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करूंगा। बताइए कैसा रहा आप लोगों का? अच्छा एक और है क्या? चलो कुछ और फैक्ट दे रखा है, लिख लेते हैं। देखो संविधान के स्रोत में सबसे पहले आपके ध्यान रखना ब्रिटेन के संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो संसदीय प्रणाली आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कानून का शासन आपको ध्यान रखना है,
एक नागरिकता आपको ध्यान में रखनी है। ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन किए, ईमानदारी से बताइएगा दोस्तों, ठीक है। भाई आपका पेपर 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। कब से? 16 मार्च से। अब आपके पास देखो आज 4 तारीख निकल के पता भी नहीं चला, मात्र और मात्र 12 दिन बचे हुए, 12 दिन बचे हुए भाई आपके एग्जाम के, ग्रेजुएशन लेवल के 12 दिन शेष। अब इन 12 दिन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो अगर एग्जाम तक चैनल से जुड़े रहे। अब रही बात मैथ और रीडिंग की, मैथ और रीडिंग की जो कंबाइंड क्लास चलती है वो आपके डेली 7 बजे चलती है दोस्तों, डेली 7 बजे आ रही है विद पीडीएफ, आपको डेली पढ़ाया जा रहा है 7 बजे। जिसके भी मैथ और रीडिंग में नंबर नहीं आते वो क्लास ले लेना, आपका नंबर भी बढ़ेगा, मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर भी जाएगा। ये 7 बजे डेली क्लास आती है और 8 बजे मॉडल पेपर पूरा आपको देखने को मिलता है, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्लास आपको डेली टाइम टू टाइम अटेंड करनी है एग्जाम से पहले, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर लेना, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।